काली वर्सेस गोरी बहन में भेदभाव। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मेरी बेटी को चॉकलेट बहुत पसंद है ना। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आए हो। ये तो बहुत बड़ी है और बहुत स्वादिष्ट भी होगी, है ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बहुत स्वादिष्ट है। तुम इसे आराम से बैठकर खाओ। मैं पूरी तरह ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर काव्या आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? नरेश अपने थैले में से एक छोटी सी टॉफी निकालकर काव्या को देते हुए कहता है, हाँ हाँ लाया हूँ, तेरे लिए भी लेकर आया हूँ। ये ले टॉफी खा ले और जा मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। पिताजी, आप परी के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आए हो और मेरे लिए इतनी छोटी सी टॉफी लेकर आए हो। मुझे भी बड़ी चॉकलेट खानी है पिताजी। क्या कहा? तुझे बड़ी चॉकलेट खानी है? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है बड़ी चॉकलेट खाने की? ऐसा कहकर नरेश काव्या के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बेचारी काव्या रोने लगती है, जिसके बाद नरेश कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी परी की बराबरी करने की? अरे अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दी तो तुझे बहुत मारूंगा। चल अब जा और घर के काम कर ले। बेचारी काव्या रोते हुए घर के काम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद नरेश अपनी बेटी परी के साथ खेलता है और उसे अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता है। अपने और अपनी बहन के साथ ही भेदभाव देखकर बेचारी काव्या बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह रसोई में जाकर काम करते हुए रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप मेरे पास होती, या फिर आप मुझे अपने साथ ही ले जाती तो अच्छा होता। कम से कम ये भेदभाव तो मुझे देखने को नहीं मिलता। काव्या रोते हुए अपने पिता और अपनी बहन के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद काव्या उन्हें खाना परोस देती है, लेकिन खुद बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं जब परी अपने पिता नरेश के साथ खाना खा रही होती है तो वह अपने मन ही मन सोचती है, अरे हमारा खाना भी खत्म होने वाला है और अभी तक काव्या खाना खाने नहीं आई। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए, कहीं मेरी बहन काव्या भूखी तो नहीं सो गई। परी एक थाली में खाना परोसती है और अपनी बहन काव्या के कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वह उसे सोते हुए देख उसे जगाती है। अरे बहन, उठो उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पिताजी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत गुस्सा होंगे। पिताजी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत काली हूँ। उन्हें मेरा तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और फिर मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम बहुत गोरी हो और सुंदर हो, मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? काला और गोरा कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और फिर तुम तो मेरी बहन हो। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो इसे खा लो। और देखो, पिताजी ने मुझको चॉकलेट दी थी, मैंने उसमें से तुम्हारा हिस्सा भी बचा कर रखा है। चलो अब इसे खा लो। अपनी बहन का इतना प्यार देखकर काव्या की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वह उसे गले से लगा लेती है। परी अपने हाथों से काव्या को खाना खिलाती है, जिसके बाद परी काव्या के ही कमरे में उसके साथ ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नरेश अपनी बेटी परी को आवाज लगाने लगता है, अरे ओ परी, अरे परी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें देखे बिना ऑफिस नहीं जाता हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। परी जैसे ही काव्या के कमरे से बाहर निकलती है, नरेश उसे देख लेता है, जिसके बाद वह उससे पूछता है, अरे परी, तुम काव्या के कमरे में क्या कर रही थी? पिताजी, रात को काव्या के पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी और मैं वहीं सो गई थी। परी के मुंह से ये बात सुनते ही नरेश को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इस काली कलूटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी के साथ सोने की? इसे मैं अभी बताता हूँ। ये अपनी औकात से बाहर जा रही है। आज मैं इसको इतना मारूंगा कि ये हमेशा याद रखेगी। ऐसा कहकर नरेश गुस्से से काव्या के पास जाता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वह उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वह बेचारी काव्या को मार पीट कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ परी रोते हुए काव्या के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे नहीं पता था कि पिताजी इतने नाराज हो जाएंगे। परी तुरंत जाकर काव्या के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है,
जिसके बाद परी अकेले ही घर के सारे काम कर लेती है। ऐसे ही नरेश अपनी बेटी परी और काव्या के साथ बहुत भेदभाव किया करता था, क्योंकि नरेश को काव्या का कालापन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने काव्या के लिए अपने मन में नफरत पैदा कर ली थी। एक दिन नरेश अपनी बेटी परी को उसकी दादी के पास छोड़ आता है, जिसके बाद वह जब घर पहुंचने वाला होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय वहां से काव्या सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर की तरफ जा रही होती है। हे भगवान, कौन है ये जिसका एक्सीडेंट हो गया? जैसे ही काव्या की नजर नरेश के ऊपर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपने पिता नरेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके बाद वह अपने पिता का इलाज करवाती है। जैसे ही नरेश को होश आता है, डॉक्टर उससे आकर कहते हैं, शुक्र मनाओ कि वो लड़की तुम्हें यहाँ ले आई। आज अगर उस लड़की ने समय रहते तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट न करवाया होता तो तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। मैं जानता हूँ मेरी बेटी परी ही मुझे हॉस्पिटल में लेकर आई होगी। परी, अरे परी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ बेटा। जैसे ही काव्या नरेश के पास आती है, नरेश उससे कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, उसने मेरी जान बचाई है। जाओ जल्दी से परी को लेकर आओ। यही तो है आपकी बेटी जिसने आपकी जान बचाई है। आज अगर ये ना होती तो आप जिंदा नहीं होते। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही नरेश हैरान रह जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए काव्या से कहता है, मैंने तुम्हें इतना मारा, इतना रुलाया, हर बात पर तुम्हारी और परी के बीच में भेदभाव किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई बेटा। तुम चाहती तो मुझे सड़क पर मरते हुए छोड़ सकती थी, जिससे तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, ये मालूम होने के बाद भी कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेटा, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने कोई गलती नहीं की। मैं आपकी बेटी हूँ। आपको सड़क पर मरते हुए मैं कैसे देख सकती थी? आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है। यहाँ आओ मेरी बेटी, मुझे तुम्हें गले से लगाना है बच्चा। उस दिन नरेश पहली बार काव्या को अपने सीने से लगाता है, जिसके बाद काव्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब नरेश अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि गोरे और काले में कोई अंतर नहीं होता, इंसान दिल से साफ होना चाहिए। पानी पूरी वाली लालची सास। एक गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बहू और एक बेटा भी उसके साथ ही रहता था। विमला को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। जब भी उसके घर के सामने से कोई गुजरता तो वो हर किसी पानी पूरी वाले को रोक लेती और उसकी पानी पूरी खाने लगती। लेकिन पानी पूरी खाने के बाद वो हर पानी पूरी वाले से आखिरी में एक मुफ्त की पापड़ी मांगती, जो कि कोई भी उसे देना पसंद नहीं करता था। इसी के चलते मोहल्ले के सभी पानी पूरी वालों ने उसके घर के सामने से गुजरना बंद कर दिया था। एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने आप से कहती है, अरे कितनी देर हो गई है, यहाँ पर खड़े खड़े कोई भी पानी पूरी वाला आया नहीं। अरे अगर कोई पानी पूरी वाला नहीं आएगा तो मेरा कैसे गुजारा चलेगा? बिना पानी पूरी खाए तो मुझे मजा ही नहीं आता। अब मुझे किसी पानी पूरी वाले को ढूंढना होगा। ये सोचकर विमला अपने घर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे एक पानी पूरी वाला दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस पानी पूरी वाले की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, जरा मुझे पानी पूरी तो खिलाना। वो पानी पूरी वाला उसकी शक्ल देखकर उसे पहचान लेता है और अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये औरत तो फिर से मेरी दुकान पर आ गई। अगर इसे मुफ्त की पापड़ी नहीं दी तो यही हल्ला मचा मचा कर मेरी बेइज्जती कर देगी। अब मैं क्या करूं? इसको भगा भी तो नहीं सकता। ऐसा सोचकर वो बेचारा चुपचाप विमला को पानी पूरी खिलाने लगता है। धीरे धीरे वो 50 रुपए की पानी पूरी खा जाती है। तभी वो आदमी उससे कहता है, अरे आपने 50 रुपए की पानी पूरी खा ली है, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे तू पागल है क्या? मैंने तो अभी केवल 10 रुपए की पानी पूरी खाई है और तू मुझसे 50 रुपए की बता रहा है। इतनी बेईमानी करना अच्छी बात नहीं होती। और पहले तो तुम मुझे एक लाल चटनी लगाकर सूखी पापड़ी खिला। विमला के कहने पर पानी पूरी वाला उसे एक सूखी पापड़ी खिला देता है, जिसके बाद विमला उसे केवल 10 रुपए देकर कहती है, ये लो भैया, तेरे 10 रुपए। मैंने तेरी पानी पूरी की दुकान से केवल 10 रुपए की पानी पूरी खाई है। इतना कहकर विमला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे अम्मा, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? जरा मेरे छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। मैं कितनी मेहनत करके यहाँ पर पानी पूरी बेचता हूँ और तुम मेरे पास फ्री की पानी पूरी खाने आ जाती हो। थोड़ा सा तो हमारे बारे में सोचो।
अरे मैंने कौन सा तेरी रेडी की मुफ्त पानी पूरी खाई है? हाँ, जितने की पानी पूरी खाई है उतने पैसे मैंने तेरे हाथ में रख दिए हैं। अब मुझसे ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो तू अच्छे से जानता है। इतना कहकर विमला वहाँ से जाने लगती है और बेचारा पानी पूरी वाला अपना सर खुजाते खुजाते वहीं रह जाता है। ऐसे ही विमला हर रोज किसी न किसी को ढूंढती और उसकी पानी पूरी खाने लगती और लास्ट में मुफ्त की पानी पूरी के साथ साथ उन्हें पैसे भी कम देकर जाती। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब भी विमला को अपनी रेहड़ी के पास आते हुए देखते तो सभी पानी पूरी वाले वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे ही कई बार होता है और एक दिन मोहल्ले के कई सारे पानी पूरी वाले एक प्लान बनाते हैं। आकाश भैया, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये बुढ़िया हम लोगों की मुफ्त में पानी पूरी खाती ही रहेगी। कुछ तो करना ही होगा। अरे प्रमोद, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? इस बुढ़िया ने तो सबका ही जीना हराम कर रखा है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक कंपटीशन रखें जिसमें 100 रुपए की पानी पूरी खाने पर 500 रुपए फ्री इनाम। अगर ऐसा कोई कंपटीशन रखेंगे तो ये बूढ़ी औरत हमारे पास जरूर आएगी और हमारी पानी पूरी खाएगी। अरे तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। अब हम लोग इस बात को उस बूढ़ी औरत के पास किस तरह पहुंचाएं? तभी देव कहता है, अरे भाई लोग, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक माइक पड़ा है। मैं मोहल्ले में चारों तरफ उसके द्वारा ये खबर फैला दूंगा, जिसके चलते वो बूढ़ी औरत भी इसे सुन लेगी। ऐसा सोचकर वो सभी अगले ही दिन पानी पूरी का कंपटीशन रखते हैं और देव पूरे मोहल्ले में माइक लेकर सबको बता देता है। जिसके बाद वो विमला के घर के सामने 10 मिनट तक खड़ा होकर अनाउंसमेंट करता है। विमला ये सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है। अगर 100 रुपए की पानी पूरी खाऊंगी तो 500 रुपए फ्री में मिलेंगे। अब तो इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। मेरे जितना पानी पूरी इस मोहल्ले में कोई नहीं खा सकता। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर विमला उस कंपटीशन में पहुंच जाती है। कंपटीशन में जाकर वो पानी पूरी खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो उस रेड़ी की सारी पानी की पूरी खा जाती है। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद पानी पूरी वालों को ना चाहते हुए भी विमला को 500 रुपए देने पड़ जाते हैं। इस कंपटीशन के बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है, लेकिन जैसे ही विमला घर पहुंचती है उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत टॉयलेट की तरफ भागने लगती है। हर थोड़ी देर बाद जब भी विमला टॉयलेट से बाहर निकलती तो 5 मिनट रुकते ही वो वापस टॉयलेट में चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और विमला का ये सब लगा ही रहता है। तभी उसकी बहू कृतिका उसके पास आती है और उसकी हालत को देखकर उससे कहती है, अरे माँ जी, ये आपको क्या हो रहा है? सुबह से मैं देख रही हूँ बार बार टॉयलेट की चक्कर लगा रही हैं। आखिर ऐसा क्या खा लिया था? तभी विमला कृतिका को अपने पानी पूरी के बारे में बताती है। जिसके बाद कृतिका विमला को लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर विमला का चेकअप करने के बाद कृतिका से कहते हैं, आपकी सास ने हद से ज्यादा पानी पूरी खा ली है, जिसकी वजह से इनके पेट के साथ साथ इनका लिवर भी खराब हो गया है। अब कुछ समय तक आपको इलाज करवाना होगा, तभी जाकर ये ठीक हो पाएंगी। कई दिनों तक बेचारी विमला इस परेशानी से जूझती रहती है। जिसके बाद उसके मन से पानी पूरी खाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे ही विमला पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है, एक दिन उसका बेटा उसके लिए पानी पूरी लेकर आता है और उससे कहता है, ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। तभी विमला उससे कहती है, अरे मुझे नहीं खानी पानी पूरी, इन्हें मेरे सामने से जल्दी से हटा दो। ऐसा कहकर विमला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद से विमला पानी पूरी खाना हमेशा के लिए छोड़ देती है। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल देख बेटवा, अब तू सयाना हो गेल है। बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है?
कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोई ना, फिर कभी इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह। बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे। बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल पहले दोनों सास बहू हल्का हो जल जाओ, नहीं तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी नहीं रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपिट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी क्या बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दर दर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तुहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया।
वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गांव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेर डाकिया बने हमरे द्वार पर कैसन पधार पड़ी। अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है। इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी दो गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे, उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोहिना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। एक काली भाभी की 4 गोरी ननद। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की चारों बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो। इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन चारों को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ? आज मैं तुम चारों का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे, बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो। आज तेरी खैर नहीं। माते, मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडो रानियों को। फिर चारों बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम चारों बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो। जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी चारों गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ, आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी चारों बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी चारों गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया। बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी चारों गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंगी बातें।
अरे क्या गलत कह रही है तेरी बहनें। अरे कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पाँव फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटा कर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी चारों ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बाराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी चारों गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है और फिर याक श्रुति स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा, मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं। फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है? घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ। एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ, क्यों जानबूझकर हमारी जगह साई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं। मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष? काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है। तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म। सौतेली बहन का जादुई लहंगा। माँ
आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताई हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही। बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहां आकर कहती है, अरे ओ मेरी बिगबंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे, और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंधी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबराकर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है, मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती, खबरदार जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुड़ो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंप कर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है, मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है। आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है, देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए,
पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है माँ। अब आपकी बचकानी लाव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है, जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को? माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख के झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है, सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझे यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है।